चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस, द ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। लिटरेरी करियर और लाइफ का डिस्कशन होगा क्विक फैक्ट्स के साथ में आज के इस वीडियो में चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड। तो वीडियो को जल्दी हमारा क्विक फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में फ्रेंड्स, हम चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं आप सभी के लिए। चार्ल्स डिकेंस वॉज अ 19th सेंचुरी ब्रिटिश ऑथर एंड एडिटर who wrote novels, stories, comics and नोवेलाज। तो ये एक ब्रीफ अगर हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड, तो चार्ल्स डिकेंस जो थे वो विक्टोरियन एरा के ग्रेट नॉवेलिस्ट थे, 19th सेंचुरी के ब्रिटिश ऑथर थे, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, जिन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, कॉमिक्स भी लिखी हैं, इसके साथ साथ नोवेलाज भी लिखे हैं। ही वॉज ऑल्सो द एडिटर, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे। तो इस तरीके से एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी आप देखते हो चार्ल्स डिकेंस की, जो उनका एक स्किल्स था उसमें आप देखते हो। और उन्होंने बहुत ग्रेट नॉवेल्स कंट्रीब्यूट किए हैं इंग्लिश लिटरेचर को। आगे इनका और डिस्कशन करते हैं इनके लाइफ से रिलेटेड और कुछ लिटरेरी करियर से रिलेटेड। डिकेंस रोट सम ऑफ मोस्ट फेमस नॉवेल्स ऑफ हिज टाइम, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड क्रिसमस कैरोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो कि चार्ल्स डिकेंस ने इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, ये कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जो कि बहुत वेल रेड है। इवन जो रीडर्स हैं वो बहुत एंजॉय करके इन नॉवेल्स को पढ़ते हैं। आगे बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस, जिनका नेम चार्ल्स जॉन हुफम डिकेंस था, फुल नेम था, वॉज बॉर्न इन लैंडपोर्ट, पोर्ट्समाउथ ऑन February 7, 1812। तो ये टाइम ड्यूरेशन था, 1812 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे? लैंडपोर्ट, पोर्ट्समाउथ, फरवरी 17 को। और चार्ल्स डिकेंस का जो फुल नेम था चार्ल्स जॉन हुफैम डिकेंस था। ये इनका फुल नेम या फुल टाइटल था जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। आगे बात करते हैं। चार्ल्स वॉज द सेकेंड ऑफ 8 चिल्ड्रन और टू जॉन डिकेंस, a clerk in the Navy pay office and his wife Elizabeth Dickens। चार्ल्स का क्या था? चार्ल्स अपने भाई बहनों में वो सेकंड थे, मतलब सेकंड नंबर का बच्चा था चार्ल्स डिकेंस, जो कि उनके फादर, उनके पेरेंट्स को 8 बच्चे थे, जिसमें से चार्ल्स डिकेंस वाज द सेकंड नंबर चाइल्ड ऑफ John Dickens and Elizabeth Dickens. Elizabeth Dickens was the mother of Charles Dickens and John Dickens was the father of Charles Dickens. Next we have here, in 1836, Charles Dickens married Catherine Hogarth. She was the daughter of one of his editors, George Hogarth. George Hogarth जो एडिटर थे चार्ल्स डिकेंस के, जो इनके नॉवेल्स पब्लिश करा करते थे, एडिट किया करते थे, इनकी बेटी के साथ इनका मैरिज हुआ था 1836 में। और चार्ल्स डिकेंस की जो वाइफ थी उनका जो नेम था वो था कैथरीन होगर्थ। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये शी वॉज द वाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस, कैथरीन होगर्थ। कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, या ये आ सकता है कि चार्ल्स डिकेंस के फादर का क्या प्रोफेशन था। तो ही वाज क्लर्क इन नेवी पे हाउस, जो यहाँ पे मेंशन करा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं आगे। चार्ल्स डिकेंस स्टार्टेड टू राइट एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या अपना करियर का जो स्टार्टिंग करा था उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स टू जर्नल्स द मिरर ऑफ पार्लियामेंट एंड द ट्रू सन। ये कुछ ऐसे जर्नल्स थे, जो पेपर्स निकलते थे, जर्नल्स जहाँ पे आर्टिकल्स जिसमें जर्नल्स में प्रिंट हुआ करते थे। तो चार्ल्स डिकेंस ने एज अ जर्नलिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया और उन्होंने इन इम्पोर्टेंट जर्नल्स में, जो जिसका नेम है द मिरर ऑफ पार्लियामेंट एंड द ट्रू सन, में कंट्रीब्यूट किया, अपने आर्टिकल्स को उनमें लिखा। ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट। In 1833, Charles Dickens began to contribute short stories and essays to periodicals. Periodicals जो पेपर हुआ करते थे उसमें 1833 के आसपास चार्ल्स डिकेंस ने शॉर्ट स्टोरीज और एसेज को लिखना कंट्रीब्यूट किया, मीन्स उन्होंने लिखना उसको स्टार्ट किया। A Dinner at Popular Walk was Dickens' first published story that appeared in monthly magazine in 1833 दिसंबर 1833 में, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने पीरियोडिकल्स में अपने जो स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, उसको लिखना स्टार्ट किया, कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। अगर उनके फर्स्ट पब्लिश शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो दैट वाज अ डिनर एट पॉपुलर वॉक। ये है अ डिनर एट पॉपुलर वॉक, जो कि
पब्लिश हुआ है, उन्होंने अपीयर हुआ है मंथली मैगजीन के नेम का जो एक ये एडिटर था या मैगजीन था, पीरियोडिकल पेपर था, उसमें उन्होंने इसको लिखना या इसको प्रिंट कराया, जो कि 1833 में पब्लिश हुआ था शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में, और उस शॉर्ट स्टोरी का जो नेम था वो अ डिनर एट पॉपुलर वॉक था। नेक्स्ट वन वी है डिकेंस फर्स्ट नॉवेल ऑलिवर ट्विस्ट वाज पब्लिश इन 1838। देखिए 1833 में उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना स्टार्ट किया, बट जो पहला उनका नॉवेल था वो 1838 में उन्होंने पब्लिश करा, जिसका नेम है ऑलिवर ट्विस्ट। तो फर्स्ट नॉवेल जो पब्लिश हुआ है डिकेंस का, उसको हम ऑलिवर ट्विस्ट के नेम से जानते हैं। 1838 में ये पब्लिश हुआ है, और ये किस फॉर्म में आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। appearing in serialized installment over a year in his self-published periodical बेंटलीज मिसेलनी। ये बेंटली मिसेलनी इनका पीरियोडिकल था जिसमें ऑलिवर ट्विस्ट पब्लिश हुआ था। ये सेल्फ पब्लिश्ड पीरियोडिकल था चार्ल्स डिकेंस का, मींस बेंटलीज मिसेलनी जो था वो सेल्फ पब्लिश, उन्होंने खुद इसको पब्लिश करा है पीरियोडिकल, और इसी में ऑलिवर ट्विस्ट 1838 में पब्लिश हुआ है इंस्टॉलमेंट इन सीरियल के फॉर्म्स में। सीरियल के फॉर्म में ये इंस्टॉलमेंट्स में ओवर ए ईयर पब्लिश हुआ है। Next one we have, he edited several magazines including Household Words and found his own all the year round। ये इनका मैगजीन था, जो फाउंडर थे ऑल द ईयर राउंड के, ये मैगजीन जिसको इन्होंने फाउंड किया, और सेवरल कई सारे अदर मैगजीन्स में इन्होंने एडिटिंग भी करी, मीन्स एडिटर एज एडिटर उसमें काम भी करते रहे। A weekly journal where many of his novels were published first in serials form। Next one we have, Dickens died of a stroke in 1870 at the age of 58। He is buried at Poets Corner, that is called Westminster Abbey। Poets Corner Westminster Abbey में डिकेंस को दफनाया गया था, वहां पे उनको बरी किया गया था, और 1870 में जब उनकी एज 58 इयर्स की थी तो उस टाइम पे इनकी डेथ हुई थी स्ट्रोक की वजह से, मीन्स इनका स्ट्रोक आया था, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी, दैट वाज द रीजन। और बात करें तो एक बहुत ही अगर क्योंकि जो एक नॉवेलिस्ट की स्किल होती है या राइटर्स की स्किल होती है, वो आप आगे के टाइम में और देखोगे कि वो बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखते थे, बट चार्ल्स डिकेंस को बहुत कम टाइम मिला इम्पार्ट करने को इंग्लिश लिटरेचर को, या जो सोसाइटी थी उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कम टाइम मिला, बट वॉट एवर ही गॉट ही पब्लिश ही रिटन अ ग्रेट नॉवेल्स टू इंग्लिश लिटरेचर, जिसको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ऑलिवर ट्विस्ट ग्रेट, साथ ही साथ हम बात कर रहे थे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की, एंड ऑल्सो वी हैव दी अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो कि बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया। तो 1812 से लेकर के 1870 का जो टाइम ड्यूरेशन था वो चार्ल्स डिकेंस का टाइम ड्यूरेशन था। 1838 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ नॉवेलिस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट जो नॉवेल उन्होंने सीरियल के फॉर्म में पब्लिश करा, और 1870 इनकी डेथ ईयर थी, तो 58 ईयर्स में इनकी ओवरऑल जो था वो टाइम ड्यूरेशन। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की, इनके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कब पब्लिश हुए हैं, कौन से नॉवेल इनके, वो सबका डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट नॉवेल, द पोस्टमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, जिसको हम पिकविक पेपर्स के नेम से भी जानते हैं। पिकविक पेपर आप कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज द वेरी फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर, और ये अर्ली एग्जाम्पल है सटारिकल स्टाइल का जो कि डिकेंस ने यूज करा हुआ है अपनी नॉवेल्स को लिखते वक्त। An examination of upper and lower class tension, the novel's protagonist is Samuel Pickwick। ये सैमुअल पिकविक जो हैं वो नॉवेल के प्रोटैगोनिस्ट हैं, हीरो हैं, बात कर लें इनकी। और ये एक अर्ली एग्जाम्पल है कि डिकेंस ने किस तरीके से सटारिकल स्टाइल और अपर लोअर क्लास के बीच की जो टेंशन है उसको किस तरीके से अपने वर्क में यूज करा हुआ है, या किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है, उसके बारे में ये अर्ली एग्जाम्पल है, जिसको हम पिकविक पेपर्स के नेम से जानते हैं। 1836 से 1837 के मिड में ये पहला नॉवेल इनका जो है वो पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट नॉवेल की बात करें, ऑलिवर ट्विस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल ऑफ वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ऑलिवर ट्विस्ट जिसको हम द पेरिस बॉय प्रोग्रेस के नेम से भी जानते हैं, 1837 से 38 के मिड में ये पब्लिश हुआ है, जो सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ है। This is the Charles Dickens' second novel,
पब्लिश एज अ सीरियल फॉर्म इन 1837 टू 1839। तो देख लीजिए, ये मैक्सिमम आप नॉवेल्स देखोगे जो चार्ल्स डिकेंस का वो सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुए हैं। तो वो एक ईयर से लेकर के दूसरे ईयर के मिड में वो पब्लिश हुए हैं, ऐसा उनका टाइम ड्यूरेशन था। और ये जो नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, जो बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई है 3 वॉल्यूम्स में, वो 1838 में पब्लिश हुई है। The story was inspired by Dickens' own childhood working in factories। तो ये ओलिवर ट्विस्ट जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, ये खुद चार्ल्स डिकेंस ने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे जब वो फैक्ट्री में वर्किंग थे, जब वो बच्चे थे और फैक्ट्री में कहीं ना कहीं काम करते थे, तो उस एक्सपीरियंस को देख करके, उससे इंस्पायर होकर के उन्होंने वर्क को लिखा, जिसको ओलिवर ट्विस्ट नेम दिया नॉवेल का। 1837 से 38 के मिड में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट नॉवेल की, दैट इज निकोलस निकलबे। 1838 से लेकर के 39 के मिड में ये पब्लिश हुआ है। दिस इज द थर्ड नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो देखिए, सीरियल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे सब सीक्वेंस वाइज रखा हुआ है, जो कि क्रोनोलॉजिकल वे में प्रेजेंट करा हुआ है आप सभी के सामने इस वीडियो में चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स का। तो आप सीक्वेंस वाइज ही देखोगे इनके नॉवेल्स को इस वीडियो में। निकोलस निकलबाई वॉज द थर्ड novel of Charles Dickens, published as a serial between the years of 1838 to 1839। देखिए, इन दो ईयर के मिड में ये नॉवेल जो है वो सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ है, विद द बुक बीइंग रिलीज्ड इन 1839। बुक के फॉर्म में ये 1839 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, दैट वाज 1840 टू 41। ये इसके मिड में ये पब्लिश हुआ है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो कि नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। This was published as a weekly serial in the periodical Master Humphrey's Clock। Master Humphrey Clock जो पीरियोडिकल पेपर था, उसमें ये वीकली सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ था, The Old Curiosity Shop। And the story follows a beautiful young orphan named Nell Trent who lives and works with her grandparents at their curiosity shop। तो ये एक ब्यूटीफुल यंग ऑर्फन लेडी की कहानी है, जो कि नील ट्रेंट के नेम से है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती है उनके क्यूरियोसिटी शॉप में। उसकी स्टोरीज पे बेस्ड ऑन है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, दैट वाज द नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। पब्लिश हुआ है सीरियल के फॉर्म में 1840 से लेकर के 1841 के मिड में। नेक्स्ट वन वी हैव फ्रेंड्स द बर्नाबी रज। बर्नाबी रज वाज पब्लिश इन द ईयर 1841। इसके बारे में बात करेंगे, इस नॉवेल के बारे में। दिस वॉज अनदर सीरियल पब्लिश्ड इन मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक। तो मास्टर हम्फ्री क्लॉक के पीरियोडिकल पेपर में ये सीरियल के फॉर्म में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है। एंड दिस इज द हिस्टोरिकल नॉवेल इज सेट ड्यूरिंग द गोल्डन रॉयट्स इन ऑफ 1780, a day long rioting spree in London motivated by the passing of the piece of anti-Catholic discrimination law। जो एंटी कैथोलिक डिस्क्रिमिनेशन लॉ था, उसके प्रोटेस्ट में जो रॉयट हुआ था, दंगा हुआ था, वो 1780 में, उस पे बेस्ड ऑन ये हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसका नेम है बर्नाबी रज। 1841 में ये पब्लिश हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स का डिस्कशन कर रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड बायोग्राफी हमने डिस्कस करी है, उसका वीडियो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई बटन पे आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। और फ्रेंड्स, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक तो जरूर दीजिए भाई। बहुत ही मेहनत करके वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आती हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आपको अच्छे कंटेंट मिले, एक ब्रीफ वीडियो में आप उसको समझ सको उस टॉपिक को। तो चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल की तरफ। द क्रिसमस कैरॉल 1843 का ये पब्लिकेशन नॉवेल है। और टू दिस डे A Christmas Carol remains a classic that has been reimagined countless times in literature and pop culture। Dickens wrote his first non-serial novel in just 6 weeks। देखिए, ये है नॉन सीरियल नॉवेल। अगर हम नॉन सीरियल नॉवेल की बात करें तो क्रिसमस कैरॉल है, जो कि 1843 में पब्लिश हुआ है, और ये 6 वीक में इसको लिखा है। 6 वीक मीन्स अप्रॉक्स 2 मंथ्स में ये नॉवेल, 1.5 मंथ में ये नॉवेल इनका जो है कंप्लीट हुआ है चार्ल्स डिकेंस का। एंड द बुक सोल्ड मोर देन 6000 कॉपीज ऑन पब्लिकेशन। 1843 में ये पब्लिश हुआ है। क्रिसमस कैरॉल है, जो कि एक पॉप कल्चर पे बेस्ड ऑन इनका नॉन सीरियल नॉवेल है। 1843 का पब्लिकेशन ईयर है। नेक्स्ट वन बात करें, डेविड कॉपरफील्ड 1849 टू 50 के मिड में ये पब्लिश हुआ है सीरियल के फॉर्म में। David Copperfield was also published in monthly serial installment
though the style of the novel was like nothing the public had seen before. The novel focused on a single character of no special importance, moving through his life and interacting with the other characters such as Micawber. ये है डेविड कॉपरफील्ड, 1849 से 50 के मिड में पब्लिश हुआ है। डेविड कॉपरफील्ड वाज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। बहुत ही फेमस नॉवेल है, एक ऐसा नॉवेल जो कि इससे पहले शायद ही लिखा गया हो, तो डेविड कॉपरफील्ड को रिगार्ड किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट मूविंग ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट नॉवेल की तरफ, जो बात करेंगे पॉइंट यहाँ पे, दैट इज हियर वी हैव ब्लीक हाउस, 1852 टू 53 ये पब्लिश हुआ है। डिकेंस पब्लिश ब्लीक हाउस फॉलोइंग द डेथ ऑफ बोथ हिज फादर एंड वन ऑफ हिज डॉटर्स। तो ये पब्लिकेशन हुआ है जब उनके पिता और उनकी डॉटर का देहांत या उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में ये नॉवेल ब्लीक हाउस जो है 1852 टू 53 ये पब्लिश हुआ है। आगे है हार्ड टाइम्स, वन ऑफ द important and best novel we have in English literature of Charles Dickens. Hard Times tells the story of Coke Town, a London town consumed by the soot and smoke of industrialization. The story focuses on the lives of the workers who did not profit from the economic boom. तो ये एक सटारिकल नॉवेल है हार्ड टाइम्स, जो कि उस टाइम के इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि विक्टोरियन एरा की फ्रेंड्स हम बात करें तो दैट वाज द टाइम ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ये नॉवेल बेस्ड ऑन है हार्ड टाइम्स का। और उस टाइम पे डेविड कॉपरफील्ड ने चार्ल्स डिकेंस ने ये ऑब्जर्व करा कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोसाइटी में, जो वर्कर्स हैं जो कि किसी इंडस्ट्री में वर्किंग है, और उनके साथ किस तरीके की डिसएडवांटेजेस उनको दिए जा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है बाय द इकोनॉमिक या कैपिटलिस्ट जो लोग हैं। तो हार्ड टाइम्स इसी स्टोरी पे, इसी सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन एक नॉवेल चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। आगे बात करेंगे लिटिल डोरिट, 1857 का ये नॉवेल है। अनदर क्रिटिक ऑफ इंग्लैंड्स लीगल एंड कोर्ट सिस्टम, ये कोर्ट सिस्टम एंड लीगल पे बेस्ड ऑन है ये नॉवेल जो चार्ल्स डिकेंस का है लिटिल डोरिट। लिटिल डोरिट tells the story of Amy Dorrit, a girl born in Marshalsea prison, a debater's prison, who attempts to work her way out. आगे है A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities is a historical novel by the Charles Dickens we have. 1859 का ये publication year है इस नॉवेल का। ये सिटी है जो कि सेटिंग बेस्ड ऑन है between the two cities of the two countries, that was London and Paris. These were the two cities. During the French Revolution इसकी setting based on है. It was also published in installment like Oliver Twist and David Copperfield. The story has been adapted and reimagined into 5 mini series and 7 films. तो इस पे 7 films और 5 mini series भी बन चुकी हैं इस A Tale of Two Cities में। एक अच्छा नॉवेल है, एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस्ड ऑन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या सिचुएशन थी लंदन एंड पेरिस सिटी की, उसके बारे में चार्ल्स डिकेंस ने इस नॉवेल में बात की है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल की बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट नॉवेल मिलेगा। हार्ड टाइम्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉवेल। डेविड कॉपरफील्ड है, ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट नॉवेल है। ऑलिवर ट्विस्ट भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा हुआ है। Next one we have The Great Expectation. The Great Expectation is one of the most important novel we have in English literature. 1861 में ये publish हुआ है। A coming of age story. Great Expectation is full of the memorable character, including the protagonist Philip Pirrip, जिसको हम पिप के नेम से जानते हैं। प्रोटागोनिस्ट है इस नॉवेल का The Great Expectation का, और his apathetic crush Stella is one of the memorable character we have in English literature, and the bitter and cruel Miss Havisham. Havisham is also one of the most famous character we have. The novel continues to be one of the Dickens' most popular novel to date, with countless stage and film adaptation. तो ये नॉवेल आज तक का, अभी तक का डिकेंस का बहुत ही फेमस और पॉपुलर नॉवेल है, जिसमें बहुत से स्टेजेस हो चुके हैं इस नॉवेल पे, एंड साथ ही साथ इस पे फिल्म एडेप्टेशंस भी बन चुके हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की। फिलिप पिरिप, जिसको पिप के नेम से जानते हैं, स्टेला है, मिस हैविशम है, जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस नॉवेल में हैं। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट नॉवेल दैट इज ऑफ चार्ल्स डिकेंस, द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चेसलविच। 1843 का ये वर्क है। डिकेंस रोट दिस नॉवेल आफ्टर हिज अमेरिकन टूर, and the protagonist of the story also makes a trip to America. तो ये नॉवेल एक तरीके से
इंसिडेंट पे या एक मेमोरेबल ट्रिप पे बेस्ड ऑन है, जो कि चार्ल्स डिकेंस की है। The story follows the young Martin Chuzzlewit, who is forced to leave his home when he falls for his wealthy grandfather's young ward। तो ये एक पिकरेस्क नॉवेल है जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा हुआ है, मार्टिन चशलविट, और 1843 का ये वर्क है। 44 में ये पब्लिश हुआ है, सीरियल की फॉर्म में पब्लिश हुआ है 1842 से 44 के मिड में। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट नॉवेल की, डॉम्बे एंड सन, दैट वाज 1847 वर्क। Another serial novel, Dombey and Son, follows the relationship of a wealthy shipping magnate who refuses to accept his doting daughter as his heir। Doting daughter यहाँ पे होता है means very close, very dear daughter, और उसको मना कर देता है, उसको रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने में अपना उत्तराधिकारी। तो ये डॉम्बे एंड सन वाज द नॉवेल, सीरियल के फॉर्म में 1847 में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं और म्यूचुअल फ्रेंड की, 1864 का वर्क है, 1865 के मिड में ये पब्लिश हुआ है। और म्यूचुअल फ्रेंड वाज द लास्ट कंप्लीट नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, which also appeared in a serialized periodical like many of his other works. It involves a group of friends, employees, and strangled family members trying to manage the fortune of a deceased miserly aristocrat। तो ये आवर म्यूचुअल फ्रेंड की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये लास्ट इनका कंप्लीट पब्लिश नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, 1864 से 65 के मिड में सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट नॉवेल की बात करें चार्ल्स डिकेंस के, दैट वाज मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये कभी कभी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि विच वाज द इनकम्प्लीट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो मिस्ट्री ऑफ द एडविन ड्रूड वाज वन दैट। 1870 का ये वर्क है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड वाज डिकेंस फाइनल नॉवेल which was left unfinished at the time of his death in 1870. The novel follows of many scandals and misadventures of the acquaintances and friends of Edwin Drood shortly before his mysterious disappearance। तो ये नॉवेल लास्ट नॉवेल है, अनफिनिश्ड नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। और लास्ट फिनिश नॉवेल की बात करें तो और म्यूचुअल फ्रेंड है, एंड फर्स्ट नॉवेल की हमने बात की, द पिकविक पेपर है। तो आप सीरियल वाइज या इनको जो भी नॉवेल मैंने यहाँ पे आपको बताया है उसको सीक्वेंस में लिखिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन करा है। पब्लिकेशन ईयर या सीरियल के फॉर्म में इसके साथ में आगे जरूर मेंशन कर दीजिए। एमसीक्यूज रिलेटेड टू द ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंक्लूडेड है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में आज के वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए और लिंक जो वीडियो का है उसको शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और चलते हैं एमसीक्यूज की बात करते हैं आज के वीडियो में, अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपके पास टाइम होगा आंसर देने का क्वेश्चन का, तो आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर डिस्कस करूंगी। एमसीक्यू हमारी स्क्रीन पे रहा, डिकेंस से रिलेटेड, चार्ल्स डिकेंस द ग्रेट विक्टोरियन पोएट से रिलेटेड। डिकेंस वाज बोर्न इन, किस एरा में, किस टाइम पे, किस ईयर में इनका जन्म हुआ था डिकेंस का, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। और ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए 1811, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1814। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, इसको जल्दी से आप बता दीजिए मुझे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1812 से लेकर के 1870 का जो टाइम ड्यूरेशन था ये था चार्ल्स डिकेंस का, मींस दिस वाज द बर्थ ईयर एंड दिस वाज द डेथ ईयर ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी हैव। ओके गॉड, ओके गाइज, आप सबको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। अब इनके डेथ ईयर को भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत से शॉर्ट स्टोरीज, बहुत से नॉवेल्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में अभी हम एमसीक्यूज के फॉर्म में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, डिकेंस वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। किस न्यूज़पेपर के डिकेंस एडिटर थे, आपको बताना है। फर्स्ट एडिटर थे वो किस न्यूज़पेपर के। Option A we have here the Daily News, option B Bentley's Miscellany, option B C है the Weekly Household Words, option D है the Monthly Housewords। तो जल्दी से करेक्ट आंसर दे दीजिए आप सभी इस क्वेश्चन का। बताना है कि डिकेंस was the first editor of the following newspaper and we have the
करेक्ट आंसर हियर दैट इज ऑप्शन बी। बेंटलेस मिसलेनी वाज द न्यूज़पेपर जिसके वो फर्स्ट एडिटर थे। नेक्स्ट वन हियर वी हैव द डिकेंस स्टार्टेड हिज करियर इन। अपना करियर डिकेंस ने कब स्टार्ट किया, इसका आंसर देना है। डिकेंस ने अपना करियर मींस लिटरेरी करियर, जो कि लिटरेचर लिखने का जो करियर था उनका एज अ लिटरेरी फिगर, उन्होंने किस ईयर में अपना करियर स्टार्ट किया? ऑप्शन ए 1823, ऑप्शन बी 1843, ऑप्शन सी है 1733 या ऑप्शन डी है 1833। जो ब्रीफ क्विक फैक्ट्स हमने डिस्कस करे हैं चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड, जो लास्ट वीडियो में हमारा था, उसमें हमने इसके बारे में बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता होगा। तो चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1833 वाज द ईयर व्हेन चार्ल्स डिकेंस स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर। और किस वर्क से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था? जो उनकी फर्स्ट स्टोरी उन्होंने लिखी थी, डिनर एट पॉपुलर वॉक, अ डिनर एट पॉपुलर वॉक, दैट वाज द स्टोरी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको इन्होंने किसमें पब्लिश करा था, सबमिट करा था? मंथली मैगजीन में। मंथली मैगजीन में, इस पीरियोडिकल में इस स्टोरी को, फर्स्ट स्टोरी को 1833 में जो लिखी गई है, तो उस ईयर में इन्होंने इसको सबमिट करा था। तो एज उनका जो करियर था, लिटरेरी करियर, तो इसी ईयर 1833 में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। हार्ड टाइम्स अपीयर्ड इन। आपको बताना है इनका ये जो नॉवेल था हार्ड टाइम्स, ये किस ईयर में अपीयर होता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1852, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1855। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आप सभी बता दीजिए मुझे, जो इनका है कि हार्ड टाइम्स जो वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 1854। ओके, 1854 इज द करेक्ट आंसर। हार्ड टाइम्स अपीयर्ड या पब्लिश हुआ है जिस ईयर में, वो बात करेंगे हम, वो 1854 का है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। हार्ड टाइम्स की बात करें तो ये इनका जो था, ये 10th नॉवेल था। ओके, 10th नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, लिटिल डोरेट चूज द करेक्ट राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दियर पब्लिकेशन ईयर। आपको बताना है कि पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग इनका राइट ऑर्डर आपको चूज करना है। ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स की बात हो रही है, लिटिल डोलेट की बात हो रही है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन का, हार्ड टाइम्स का तो हमने डिस्कशन कर लिया है। अब अदर्स की बात कर लेते हैं, जैसे ब्लीक हाउस है और जो इनका लिटिल डोलेट है उसकी बात करें तो जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन है 1852 टू 53, 1854, 1854, 57 एंड 1851। इन चारों ऑप्शंस में से आपने पढ़ लिया होगा। मुझे करेक्ट आंसर बताइए इसका कि ये कब पब्लिश हुआ है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, 1852, 1853, 1854 में हार्ड टाइम्स था, 1852-53 में ब्लीक हाउस था, पब्लिश हुआ है। और 1855 से 57 के मिड में जो था वो लिटिल डोरिट जो इनका नॉवेल था वो पब्लिश हुआ है। और ये जो नॉवेल था ब्लीक हाउस, ये एपिसोड के फॉर्म में पब्लिश हुआ है, तो इसीलिए इसका टाइम ड्यूरेशन जो था 52 से 53 के मिड में ये पब्लिश हुआ है। जो मतलब ईयरली, ये मंथली इसको पब्लिश करा गया था। 20 एपिसोड्स थे, सीरियल के फॉर्म में इसको पब्लिश करा गया था 52 से लेकर के 53 के मिड में। और इसके बाद साथ ही अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव पिगविक पेपर इज अ। पिगविक पेपर की बात हो रही है यहाँ पे। पिगविक पेपर क्या है चार्ल्स डिकेंस का, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, इट इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल, और ऑप्शन बी एन एपिसोडिक नॉवेल, ऑप्शन सी अ नॉवेल इनटू 5 एक्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए ये और ये तो होगा नहीं। अब इसमें इन दोनों में से आपको बताना है एपिस्टोलरी नॉवेल है या एपिसोडिक नॉवेल है। तो जो पिगविक पेपर है, जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा हुआ है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये जो नॉवेल था इट वाज अ एपिसोडिक नॉवेल। ओके, ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर क्लिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट आंसर। एपिस्टोलरी नॉवेल होते हैं जो लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं,
और एपिसोडिक नॉवेल्स वो होते हैं जो एपिसोड मीन्स उसके पब्लिकेशन वो 1-2 एपिसोड करके वो पब्लिश होता है किसी मैगजीन में। और इसके बारे में बात करें तो ये इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था, ये फर्स्ट नॉवेल था इनका चार्ल्स डिकेंस का, जो कि पब्लिश हुआ है 1836 में। ठीक है, 1836 पब्लिकेशन ईयर है पिकविक पेपर्स का, और पिकविक पेपर्स है इसीलिए इसको एपिसोडिक नॉवेल हम बात करेंगे। स्केचेस बाय बोज ये पब्लिश हुआ है, जो बोज उनका एक आप ये कह लो उनका स्यूडोनिम था, अपने नॉवेल्स को इसी नेम से वो लिखा करते थे स्यूडोनिम से, दैट वाज बोज, जो चार्ल्स नेम का निक नेम था या इनका एक पेन नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चार्ल्स डिकेंस रोट 2 हिस्टोरिकल नॉवेल्स, वन वाज अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड अदर वाज, सेकंड इनके हिस्टोरिकल नॉवेल की आपको बात बतानी है कि इनका हिस्टोरिकल नॉवेल सेकंड कौन सा था। आंसर कि पहले मैं आपको ऑप्शंस बता दूं, बर्नबी रज, ऑप्शन बी ब्लीक हाउस, ऑप्शन सी है डोम्बे एंड सन, ऑप्शन डी है हार्ड टाइम्स। तो करेक्ट जो आंसर है इसके बारे में हम बात करें कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स की या क्रॉनिकल नॉवेल्स की बात करते हैं जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। एक तो है अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के इवेंट को या इंसिडेंट को इसमें चार्ल्स डिकेंस ने डिपिक्ट करा हुआ है, इसको पिक्चराइज करा हुआ है। और लंदन सिटी एंड पेरिस सिटी के बारे में इन्होंने बात की है टेल ऑफ टू सिटीज में। अदर जो इनका हिस्टोरिकल नॉवेल था दैट वाज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बर्नबी रज इज द करेक्ट आंसर, जिसका फुल टाइटल है अ टेल ऑफ द रॉयट्स ऑफ 80। ठीक है, इसका जो फुल टाइटल है अ टेल ऑफ द रॉयट्स ऑफ 80। ठीक है, EIGHTY, जो दंगा 80 का हुआ था उसकी स्टोरी है अ टेल ऑफ द रॉयट्स ऑफ द 80, जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज है उसमें इस बारे में बात की गई है। चार्ल्स डिकेंस का ये हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि पब्लिश हुआ है, ये सेटिंग थी 1780 की सेटिंग थी, मीन 1780 का ये पिक्चराइजेशन किया गया है इसमें, और ये पब्लिश हुआ है 1841 में। ओके, 1841 was the time when this historical novel was published by Charles Dickens. Next one we have the question, what is the subtitle of the Oliver Twist? Oliver Twist का सबटाइटल आपको बताना है इस नॉवेल का। करेक्ट जो आंसर है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस मेंशन कर देती हूँ और आपके पास टाइम है, आप आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, ऑप्शन बी द बॉय हु आस्क्ड फॉर मोर, ऑप्शन सी द बॉय हु वाज बूथ ब्लैक, या ऑप्शन डी है हिज रिलेशंस फ्रेंड्स एंड एनिमीज। इन चारों में से आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट आंसर। What is the subtitle of the novel Oliver Twist, which is a very good novel of second novel, good novel and second novel of the चार्ल्स डिकेंस। ये सेकंड नॉवेल है, पिकविक पेपर की बात की वो फर्स्ट नॉवेल था और ये सेकंड नॉवेल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स नोट डाउन करते चलिएगा, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, पब्लिकेशन ईयर से पूछा जा सकता है, तो मैं सब कुछ आपको बताते हुए चल रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ में। तो ये जो सब टाइटल था ऑलिवर ट्विस्ट का उसके बारे में बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द पेरिस बॉय प्रोग्रेस। द पेरिस बॉय प्रोग्रेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बात करें तो ये भी पब्लिश जो हुआ है वो सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ है 1837 से लेकर के 39 तक, 1837 टू 39 दिस नॉवेल वाज पब्लिश, जो कि सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ है। तो कोई एक ईयर जो ओरिजिनल फर्स्ट टाइम अगर पब्लिकेशन की बात करें तो 1837 होगा, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1837 टू 38 या टू 40, तो आप 1837 टू 39 पे ही टिक करोगे, क्योंकि ये नॉवेल जो था ये सीरियल के फॉर्म में 1837 से 39 के मिड तक ये पब्लिश हुआ है। और फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करें तो 1837 वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, मिस हैविशम एंड जियो गार्जरी इज दी appear in, मतलब इन कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जो गार्जरी एंड मिस हैविशम। आपको आंसर देना है किस में इनका कैरेक्टराइजेशन मिलता है, किस नॉवेल में। ये डिकेंस के ही कैरेक्टर्स हैं, चार्ल्स डिकेंस के। ऑप्शन है डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन
बी है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ऑप्शन सी ऑलिवर ट्विस्ट, ऑप्शन डी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं हम। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी एक इंपॉर्टेंट नॉवेल, दिस इज द 13th नॉवेल ऑफ द चार्ल्स डिकेंस एंड इसमें फिलिप पिरिप जो पिप है उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, जो हीरो है इस नॉवेल का। और मिस हैविशम एंड जो गॉर्जरी का कैरेक्टराइजेशन आपको इसी में मिलेगा। एंड अगर इसकी पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो बुक फॉर्म में ये जो पब्लिश हुआ है 1861 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। 1861 दिस वाज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म। एंड सीरियल की फॉर्म में अगर बात करें तो सीरियल के फॉर्म में जो फर्स्ट आया था 1860 से लेकर के 61 के मिड में। देखिए मैक्सिमम जो नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकेंस के वो सीरियल के फॉर्म में ही पब्लिश हुए हैं, जो कि एक ईयर से दूसरे ईयर के मिड तक वो पब्लिश हुए हैं। बट बुक के फॉर्म में इस नॉवेल की बात करूं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की तो 1861 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट वन भी है अ टेल ऑफ टू सिटीज केम इन दी वीकली सीरियल। किस वीकली सीरियल में इसको, किस पीरियोडिकल पेपर में अ टेल ऑफ टू सिटीज जो था इनका नॉवेल, जिसमें लंदन एंड पेरिस सिटी की बात की गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की गई है, ये उसी टाइम का सेटिंग था जो नॉवेल लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। तो आपको बताना है ये किस पेपर में इसको सीरियल के फॉर्म में पब्लिश करा गया था। ऑप्शन ए हाउस होल्ड वर्ड्स, ऑप्शन बी बेंटलिस मिसलेनी, ऑप्शन सी है आई ऑल द ईयर राउंड, ऑप्शन डी है मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक। तो करेक्ट जो आंसर आपको बताना है इसमें जल्दी से मुझे बता दीजिए। एंड दिस इज द हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी हैव। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा है ऑल द ईयर राउंड। ये पीरियोडिकल था, टाइटल था इनका, पीरियोडिकल टाइटल था जिसमें ये सीरियल के फॉर्म में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। पीरियोडिकल टाइटल ऑफ द चार्ल्स डिकेंस एंड ऑल द ईयर राउंड, जो कि 1859 से 1859 के मिड में, नवंबर अप्रैल 1859 से नवंबर 1859 के मिड में ये 45 चैप्टर्स में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है, ठीक है, सीरियल के फॉर्म में 45 चैप्टर्स, ओके, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में ये नॉवेल जो था वो पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन वेयर इज द नॉवेल हार्ड टाइम्स सेट इन। हार्ड टाइम्स की बात हो रही है, ये नॉवेल जो था ये किस सेटिंग को बताना है। हार्ड टाइम्स जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का जो कि 1854 में ये पब्लिश हुआ है हार्ड टाइम्स। और इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए है कोल टाउन, ऑप्शन बी है स्मोक टाउन, ऑप्शन डी है कोक टाउन, ऑप्शन डी है स्लैंग टाउन। तो करेक्ट जो आंसर है उसके बारे में आपको बताना है कि कहाँ पे ये, किस सेटिंग पे, किस लंदन के किस शहर में इसकी सेटिंग ली गई है। और ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोक टाउन इज द करेक्ट आंसर। विक्टोरियन इंडस्ट्रियल कोक टाउन में ये एक फिक्टिशियस सेटिंग की गई थी, एक काल्पनिक सेटिंग था जो विक्टोरियन इंडस्ट्रियल कोक टाउन के नेम से था। और वहां पे इस नॉवेल की सेटिंग है जो कि लंदन में इसको दर्शाया गया है, इसकी सेटिंग को दिखाया गया है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर द नॉवेल डील्स विद द करप्शन एंड डिलेज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग डिबेटर्स एंड प्रिजनर्स। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हार्ड टाइम्स, ऑप्शन बी लिटिल डोरिट, ऑप्शन सी ब्लीक हाउस, ऑप्शन डी है ऑलिवर ट्विस्ट। So we have the correct answer of the question. This is option B, Little Dorrit is the correct answer, जिसमें corruption and delays in government institution including debaters इन सब के बारे में बात की है। और ये सेटराइज किया गया है इस नॉवेल में जो कि प्रिवेलिंग करप्शंस थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उनके बारे में चार्ल्स डिकेंस ने सेटराइज किया हुआ है इस नॉवेल के थ्रू। जो कि पब्लिकेशन ईयर की हम बात करें तो ये 1855 से लेकर के 1857 के मिड में ये पब्लिश हुआ है, मींस 1855 से 56 के मिड में सीरियल के फॉर्म में पब्लिश हुआ है और बुक के फॉर्म में 1857 में ये पब्लिश हुआ है, ओके। Two Cities, which was written by Charles Dickens, the great Victorian novelist, and the tale of two cities. The two cities are described here, London and Paris, and the setting of this novel, A Tale of Two Cities, is based on the incidents and happenings of the London and Paris. Let's move on to the important MCQs.
Friends, let's go through the important MCQs very quickly here. The first question of the video is the novel was published in. The novel talking about A Tale of Two Cities that was published in 1859. Yes friends, ये novel 1859 में publish हुई है. A Tale of Two Cities. The two cities referred two in the title are they are London and Paris. The setting of this novel is in the cities of two different countries that was London and Paris. London and Paris ये दो देशों के दो शहरों के ऊपर बेस्ड ऑन है ये स्टोरी और इसका सेटिंग है इस नॉवल का वो लंदन एंड पेरिस में के रिवॉल्व घूमती है उसके अराउंड घूमती है इसकी स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाउंड इन सेल नंबर 105 नॉर्थ टावर of the Bastille that was later written by Dr. Manet during his imprisonment. Yes, friends, this was the Dr. Manet was the father of Lucy Manet, who was the heroine of this novel, and he had written a letter for his daughter that was Lucy Manet. Next, we have which is not motive in the novel. Competition between young and old is not the motive of this novel. And another options we have resurrection, oppression of and class struggle and revenge are the other motives of this novel, but competition between young and old is not the motive of this novel, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Next we have the storming of the Bastille took place on that was happened July 14, 1789, and this was the time of the French Revolution. On this day in 1789 French Revolution happened in France. That was next question we have when does Lucy Manet marry? Whom does Lucy Manet marries? That was Charles Darnay. Charles Darnay was the man to whom Lucy Manet married. On to the next question of the video. La guillotine is that was an execution device also known as the national razor. Yes friends, this device was used during the time of the French Revolution in France, in Paris, and it was a kind of device that was used to behead its victim ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के विक्टिम्स हुआ करते थे उनके सर को काटने के लिए ये एक डिवाइस हुआ करती थी जो कि फेमस थी as the name of the national razor. Next question of the video, Sydney Carter's last word begin. That was begin with, it is far better thing I do than I ever done. This was the last word in the novel of the A Tale of Two Cities and said by Sydney Carter. Next we have what is the substance of the shadow? That was the events in the Dr. Manet's prison journal. That was the substance of the shadow known as in the novel A Tale of Two Cities. Next question we have who goes to Paris with Lucy to introduce her to her father and bring him back to England. That was Mr. Jarvis Lorry. Jarvis Lorry was the person in the novel who goes to Paris with Lucy and he introduced her to her father Dr. Manet and they bring back Dr. Manet to England. उनको वापस ले आते हैं वहाँ से वहाँ के जेल से. लूसी को उसके फादर से मिलाने के लिए जो पर्सन जाता है that was Mr. Jarvis Lorry. Next question, why does Dickens heap verbally ironic sarcasm, that was sarcasm, his century of centuries on Monseigneur? That was he spends all his time in his room. That's why he verbally ironic and so there was a kind of sarcasm through these words. And Monsignor was the representation that was kind of the archbishop and the bishops of the France, and Charles Dickens has mocked them through this character and he has said this remark, his centuries of centuries, because he spent all his time in his room, and this was a character in the novel A Tale of Two Cities. Of the video is what kind of figurative language is recall to life? That was metaphor. Recall to life is the figurative language which belongs to metaphor. And friends, this is the first part of the novel A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities is divided into three parts. For the first was a recall to life, and the second that was here describes that the golden thread, and the third part which is described in A Tale of Two Cities, that was a track of a
Storm. The first is Recall to Life, the second of Golden Thread, and the third was The Track of a Storm. It was the third part of the novel, tale of two cities. Next question we have: Charles Durnes and Sydney Carter are in love with. That was the Lucy Manet. Lucy Manet was the girl to whom Charles Darnay and Sydney Carton were in love with. Next question of the video is 14th question. Who is the lawyer who looked remarkably like Charles Darnay? That was Sydney Carter. Sydney Carter and the Charles Darnay were the same in their look, in their appearance, in their body language. In the novel A Tale of Two Cities. Number 15 of the video is the plot of the story centers around which two characters? They were Lucy and Dr. Manet. Lucy Manet and Dr. Manet were the daughter and father relationship. Lucy was the daughter of Dr. Manet, and Dr. Manet was the father of Lucy Manet. The whole story of this novel, A Tale of Two Cities, revolve around these two characters, what are happening in their life and how they react that situation, to whom they met in their life. That was described here as a story in this novel, A Tale of Two Cities. Next question: why does Monsignor taken his sister for a convent and married her off to a very rich former general? Monsignor is running out of money. That's why he taken his sister from a convent and married her off to a very rich general, former general. Next question, and this is the last question of the video. What decision did the tribunal make about Charles? That was he will be executed within 24 hours. This was the decision taken from the tribunal related to Charles Darnay. So, friends, this was all we had discussed important MCQs related to the novel A Tale of Two Cities of Charles Dickens. These were the important questions, and please note down all these questions in your notes and stay connected with English Zone for more important videos of English literature on English Zone. Please subscribe and like and also share this with your friends because sharing is caring. Thank you very much for watching this.